तो जब बात करते हैं एक महिला का राजनीति में आना, और तब आपकी शादी भी हो चुकी थी, ससुराल आ गए थे, कितना चुनौती रहता है परिवार को भी संभालना और फिर बाहर जाकर राजनीति करना? चुनौतीपूर्ण है। देखिए, एक महिला जब बाहर निकलती है तो बहुत सारे विषय रहते हैं। पहली बार 54 सीट जीत कर आई है बीजेपी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है महिलाओं का। क्योंकि आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपने अनुभव को। महतारी वंदन योजना कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा बीजेपी के लिए? बहुत बड़ा रहा, क्योंकि महतारी वंदन योजना जब महिलाओं के बीच जाके हम बात करते हैं आज की डेट में, तो बहुत खुश है। जो फॉर्म नहीं डाल पाए थे या फिर जो जिनकी नई शादी हुई या फिर कुछ कारण से नहीं भर पाए थे, तो क्या उनको एक और मौका मिलेगा? बिल्कुल, सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देसाई जी से ये ज़रूर हमने कहा है कि जो भी अगर नहीं भरे हैं तो एक बार ऑनलाइन और निकाला जाए उनका। शोषण, अत्याचार, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में भी अगर देखें, चाहे भिलाई की बात करें, जसपुर की बात करें, कवर्धा की बात करें, बिल्कुल जो अपराधी है उसको तुरंत दंड दिया जाए, और सरकार ने पहल की है और ऐसे लोगों को दंडित तुरंत करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार रहे। राजनीति में आना बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी महिलाओं के लिए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं और जानते होंगे कि सबसे बड़ी समस्या रुकावट क्या हो सकती है एक महिला को राजनीति में आने के लिए। मैं तो ये मानती हूँ कि आप सही होना तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में और संघर्ष को। साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं शालिनी राजपूत, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव ये रहता है मैडम कि हम जानना चाहते हैं कि कौन है शालिनी राजपूत, कैसे राजनीति में है, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, फिर आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है। मेरा नाम है शालिनी राजपूत और मैं दुर्ग, मेरा मायके है, ससुराल है काकेर। कर्मभूमि राजनीतिक दृष्टि से काकेर है, और पढ़ाई मेरी महिला महाविद्यालय सेक्टर 9 में हुई है। और लगातार जीवन ऐसा रहा है कि जिसमें कहना चाहिए मध्यम परिवार से रहे, और 3 भाई 1 बहन, जिसमें आज बताना चाहूँगी आप सबको कि आज मेरे स्वर्गीय अरविंद राजपूत जी का आज जन्मदिन है 19 अक्टूबर, और वो 35 साल की उम्र में ख़त्म हो गए, और एक और छोटा भाई हो 45 साल की उम्र में ख़त्म हुआ। तो 3 भाई में से 1 भाई है और मैं हूँ। और मेरे पापा मुझ पर बहुत विश्वास करते थे, स्वर्गीय रामस्वरूप सिंह राजपूत जी, और उन्होंने मुझे धैर्य सिखाया और शांत रहना मैं उनसे सीखी। और यहाँ आई, ससुराल 97 में शादी हुआ। आने के बाद यहाँ कॉलेज में ढाक में पढ़ाती थी, गर्ल्स कॉलेज में 2 साल वहाँ मैंने सेवा दिया। और उसके बाद सर है LIC में मनोज सिंह राजपूत, जो कि अधिकारी पोस्ट में है आज की डेट में, और उन्होंने हमेशा प्रेरित किया पढ़ने के लिए। और वैसे तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएट होके आई थी, पर यहाँ पर MA फिर मैंने हिस्ट्री में किया, LLB किया, PGDCA किया है, और कंटिन्यू में मैं साथ में उन्होंने प्रेरित किया कि पढ़ते रहो और अपना डिग्री आगे लेते रहो। तो एक अच्छा रहा। और आज ही के दिन मुझे आज ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 19 अक्टूबर को मुझे अधिवक्ता का जो पंजीयन के लिए मैंने भेजा था, वो आज लेटर आया हुआ है, तो मैं एडवोकेट लिख सकती हूँ। ये अच्छा लगा। 5 साल पहले मैंने किया था LLB, पर वो मैंने वहाँ बार काउंसलिंग में अपनी एंट्री नहीं दिलाई थी, पर अभी हुआ है, बाद में एग्ज़ाम होगा तो फिर विधिवत मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। तो एक अच्छा है। और मेरे ससुर जी स्वर्गीय हेमंत सिंह राजपूत जी,
जो कि पूर्व सैनिक रहे हैं, अभी 6 महीना पहले ख़त्म हुए, उन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा। राजनीति में लाने का श्रेय उनका है कि वो पहले से बीजेपी से जुड़े हुए थे और उनका मन हुआ कि नहीं पार्षद चुनाव लड़ाया जाए। तो श्री रामनगर वार्ड की निवासी हूँ, यहीं की हूँ, तो मुझे जनता ने चुन के लाए कि नहीं मैडम को पार्षद बनाते हैं करके। तो उसमें दादा का, मेरा दादा कहते हैं, ससुर जी है ज़रूर, लेकिन दादा कहने की आदत रही है हमेशा। तो वो ना बहुत सपोर्ट की, एक बेटी की तरह रखे हम लोगों को, और मैं तो उनके लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। और बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते आप, राजनीति में एक महिला कुछ नहीं कर सकती। तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। जहाँ तक हमें जानकारी है मैडम, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, तो जब आप शादी होकर यहाँ आए और राजनीतिक परिवेश में आप एंट्री किए, तो कितना बदलाव आपके अंदर आया, क्या क्या चुनौतियाँ थी मुख्य रूप से? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ससुर जी जो है वो राजनीति में आर्मी के बाद आए। जब वो जुड़े यहाँ पर तो 97 में शादी होके आई, तो मेरे यहाँ जेठानी जी भी लड़ी पार्षद चुनाव, और उसके बाद दादा स्वर्गीय सोहन पोटे जी के साथ हमेशा रहे हैं साथ में। तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं सही बता रही हूँ, कि राजनीति में जाना कोई ज़रूरी नहीं, मतलब वो ऐसा लगता था कि वो पार्ट है, दादा का है, हम लोग का कोई उसमें रोल नहीं है ऐसा। लेकिन जब मैं यहाँ आई, इस घर को हमने लिया जब, तो यहाँ आने के बाद 2001 में बेटी हुई और एक बेटा है, मतलब 2 बच्चे हैं मेरे। तो वो 2005 का जब चुनाव हुआ तो ये सामान्य सीट घोषित हुआ, तब मैं राजनीति में आई, मतलब सक्रिय रूप से जो कहते हैं ना राजनीति करना। और ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट हमेशा रहा है। पहला वोट जब मैं दी तो मैंने अटल जी को दिया, तो ये सोच पहले से थी मन में कि उनको वोट देना है, कमल फूल को। पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से आप पहली बार भाजपा को वोट दिए कि आपका विचारधारा? नहीं, विचारधारा के कारण दिया। मैं अटल जी को अच्छा लगता था उनको सुनना, उनकी बातें, उनका जो भाषण रहता था, और जब विधानसभा लोकसभा में उनकी जो बातें रहती थी, कविताएं हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं सबको प्रेरित करता है। तो यंग थे, प्रेरित किया, तो पहला वोट जब देना था तो कमल फूल को गया। तो ये अच्छा लगता है कि हमने जिसको पसंद किया उसके साथ आज काम कर रहे हैं, और आज लगातार कम से कम नहीं तो नहीं आपका 97 से तो जुड़ी हुई हूँ मैं लगातार, और 99 में पार्षद का हमारे यहाँ चुनाव भी लड़े, तो चुनाव प्रचार ये सब करना, और सक्रिय राजनीति मेरी शुरू हुई है 2003 से। और उस समय से जो पड़ाव शुरू हुआ है वो कंटिन्यू चलते रहा है। और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री बनी, उसमें काम किया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनी, मेन बॉडी का। उसमें बहुत अनुभव मिले, क्योंकि मेन बॉडी का अध्यक्ष बनना एक महिला के लिए बहुत गौरव की बात है। और भारतीय जनता पार्टी कांकेर शहर के जो भी नागरिक थे उन्होंने सहायता किया, और एक अच्छा रहा वो पड़ाव भी, और बहुत कुछ सीखने मिला। रात को भी जगना, काम करना, और बहुत सारी जिम्मेदारी है। जैसे अभी सदस्यता अभियान हो रहा है, लेकिन सदस्यता अभियान के लिए सब जगह जाना, बुक इकट्ठा करना, बनाना, ये सब लगातार अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे। तो एक अच्छा अनुभव रहा वो। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष का दायित्व निभाई 5 साल। फिर 5 साल मैंने महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभाया। फिर आज वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। तो राजनीतिक जीवन ऐसा है जिसमें मैंने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा है। कहीं मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं है। अनुभव है, मेहनत है, त्याग है, और कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट है, तब कहीं जाके हम वहाँ तक आए हैं। यहाँ तक संगठन ने देखा काम को, और काम के बेस पे आए हैं, ये मुझे लगता है। क्योंकि जो मेहनत करता है उसको बड़े भी देखते हैं। और आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब।
जी। और उसके बाद अरुण साहब जी बने प्रदेश अध्यक्ष, तो भी मैं प्रदेश अध्यक्ष रही। अभी किरण देव जी है तो भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो संगठन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है मेरे ऊपर कि मुझे ऐसा लगता है संगठन में ज़्यादा काम करना चाहिए और जितना निष्ठा से कर सके उतना अच्छा है। तो जब बात करते हैं एक महिला का राजनीति में आना, और तब आपकी शादी भी हो चुकी थी, ससुराल आ गए थे, कितना चुनौती रहता है परिवार को भी संभालना और फिर बाहर जाकर राजनीति करना? चुनौतीपूर्ण है। देखिए, एक महिला जब बाहर निकलती है तो बहुत सारे विषय रहते हैं। एक तो पहले अपने परिवार के लिए, बच्चे छोटे, मतलब मेरा बेटा तो पैदा हुआ है, मैं पार्षद चुनाव जीती उसके बाद पैदा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय से अगर हम किसी बच्चे को घर में छोड़ के जा रहे हैं तो माँ के लिए तकलीफ़दायक है, लेकिन फिर भी इसे समर्पण है संगठन के प्रति। तो एक रहता है कि परिवार सहायता करता है और उसके कारण अपन काम कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आसान नहीं है महिलाओं के लिए राजनीति करना। सबसे पहले तो बात आ जाती है चरित्र के ऊपर। पहला टारगेट यही करते हैं, लोगों को और कुछ नहीं मिलेगा तो वही टारगेट रहता है। तो ये मुझे कहीं खटकता है, कहीं ना कहीं खटकता है, मन की बातें हैं। क्योंकि देखो, वो अपना घर भी छोड़ रही है, परिवार भी छोड़ रही है, बच्चे भी छोड़ रही है, और उसके बाद जो समय बच रहा है उसमें पूरा राजनीति को दे रही है। तो कहीं ना कहीं सबको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ भले ज़रूर बोलते हैं कि अब महिलाओं को 33% आरक्षण है, मानती हूँ मैं, आरक्षण मिल रहा है, मौका भी मिल रहा है, जागृत हो गई महिलाएं, स्वावलंबी हो गई है, उनकी इच्छा शक्ति अधिक बढ़ गई है और वो चाहते हैं कि हमको जो लक्ष्य है वो मिलना चाहिए। ये हो रहा है, लेकिन राजनीति अलग है। राजनीति में काम करना बहुत अलग अनुभव है। इसमें पग पग में आप नहीं बोल सकते कि मेरे साथ जो है वो आपका है। आप विश्वास करके चल सकते हो, लेकिन कल के दिन अगर उसकी बारी आएगी तो वो आपका है कि नहीं है ये आप नहीं सोच सकते। वहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। तो वो अनुभव हुए हैं। और जब पार्षद चुनाव लड़ रही थी ना, तब एक अनुभव और हुआ था कि जब चुनाव लड़ो तो सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास करो और आपका एक बी प्लान चलना चाहिए, तब कहीं जाके आप सफल होगे, तब जीत ही मिलेगी। ये फैक्ट उस दिन समझ में आया था मुझे। और आज भी कोई भी काम करती हूँ ना, तो दिमाग में ये रहता है कि संगठन ने जो दायित्व दिया है उसको निभाना है, और जो भी काम है उसका एक पार्ट ज़रूर ध्यान में रहता है दिमाग में कि नहीं, अगर यहाँ पर गड़बड़ होगा तो ऐसे करना है। ये दिमाग ज़रूर चलता है। जब आप पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ रही थी और तब जब आप आज प्रदेश में महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो जो आपका सफ़र रहा है, तो अपने काम से जो आप लगातार लोगों के बीच रहे हैं, संगठन में अलग दायित्व निभाए हैं, तो जहाँ पर आप आज हैं, संतुष्ट मानते अपने आप को? जी बिल्कुल, संगठन ने दिया मुझे और हमेशा दायित्व में रखा, और कहीं ना कहीं सभी संगठन मंत्री का आशीर्वाद रहा है। चाहे आज वर्तमान में पवन साय जी है, उनका भी आशीर्वाद रहा, राम प्रताप जी है, उनका आशीर्वाद रहा, यहाँ विधान चंद्रकर जी थे, उनका भी आशीर्वाद रहा। और जब हम लोग भाजपा मंडल अध्यक्ष थे तो यहाँ सहायक संगठन मंत्री के रूप में धीरज श्रीवास्तव जी आए, तो बहुत कुछ सबसे सीखने मिला, कहीं ना कहीं अनुशासन सीखने मिला। आज की परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति में अनुशासन थोड़ा सा भंग है, इच्छाएं प्रबल है आज। तो जैसे हम लोग हैं तो हम लोग ना, हमारे मन में रहता है नहीं भाई साहब, संगठन मंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है हमको उसके हिसाब से चलना है। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। आज ये है कि उनको ये चाहिए, तो ये भावनाएं जो मन में घर कर ले रही है ना, वो थोड़ा गड़बड़ है। उसमें थोड़ा सा रहना चाहिए कि हम जिस राजनीतिक दल से हैं, जिस संगठन से हैं, उसके सिद्धांत हैं, उनके अनुशासन है, उनके नियम कानून है, हमको उसके अनुसार चलना चाहिए। तो मैं अभी परिवेश जो बदला हुआ है उसमें धैर्य की कमी दिखती है मुझे। जी,
इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा उपहार सौगात लेके आया है। पहली बार 54 सीट जीत कर आई है बीजेपी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है महिलाओं का। क्योंकि आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपने अनुभव को। महतारी वंदन योजना कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा बीजेपी के लिए? बहुत बड़ा रहा, क्योंकि महतारी वंदन योजना जब महिलाओं के बीच जाके हम बात करते हैं आज की डेट में, तो बहुत खुश है और उनको लगता है कि नहीं, वो महतारी वंदन योजना जो 1000 भी मिल रहा है ना, वो उनके लिए वरदान है। और माननीय मोदी जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और जो शुरू में उन्होंने महतारी वंदन योजना का लॉन्च किया ना, तो उसमें खुशी देखने बनती थी। जब हम लोग जाते थे कहीं गांव में, कहीं महिला मोर्चा से मिलने जा रहे हैं, महिलाओं के बीच बैठ रहे हैं, तो एक अनुभव हुआ उनसे कि जैसे कोई गरीब परिवार है, उसके लिए 1000 बहुत मायने रखता है उस महिला के लिए। कोई अगर पति पीता है तो उसके लिए 1000 मायने रखता है कि भाई वो 1000 से कुछ कर सकती है, कहीं नहीं कहीं अपने बच्चे के लिए जो आवश्यक है वो चीज़ ले सकती है। एक परिवार से जब हम मिले थे, एक माता राम थी, वो बोलती थी कि मैं अपने मोर बाबा है ना, तिला में हाँ खजानी खवा था 1000 में। वो बीमार रही थे, तो बीमार रहे के कारण में बोले 1000 के खवानी के रहा, तो जो ओखर पसंद रहते थे वाले। तो ये खुशी देखने मिलती थी। एक माता राम से मिले तब उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथ मंदिर गई थी, तो मैंने सबके लिए साड़ी लाई 4 लोगों के लिए। तो ये अपने मन से वो खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उनको ताकतवर बना रहे हैं महिलाओं को, ताकि वो आगे चल के अपनी भावनाओं को दबाना, अपनी इच्छाओं को दबाना, अपने बच्चों की इच्छाओं को दबाना, इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आज स्व सहायता समूह की बहनों को बहुत सारे उपहार दे रहे हैं, काम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वावलंबी बन रही महिलाएं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा तो मोदी जी का हाथ है। ये बात तो है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी बोल कर आई थी कि जितनी भी महिलाएं हैं सबको 1000 रुपये देंगे करके, और जब जीत कर आ गई उसके बाद छटनी किया गया, कई महिलाएं जो सरकारी नौकरी में कर रही हैं उनको नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो पेंशन मिलती थी जिन महिलाओं को, उस पेंशन में कटौती करने के बाद दिया जा रहा है? नहीं, इसमें ये क्लियर था पहले से कि सरकारी नौकरी वाले के जो है उनको नहीं मिलेगा, ये तय था पहले से, है ना। फॉर्म भर लिए वो अलग चीज़ है, त्रुटिवश हो गया वो अलग चीज़ है। लेकिन जो महिलाएं हैं जिनके पास कोई रोज़गार के अवसर नहीं है, उनको यह मिल रहा है, तो वो उनके लिए वरदान है। और रही बात जो हमारे जो बहनें हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, तो उनको भी प्लस करके दिया जा रहा है, तो कहीं पर उनके लिए तकलीफ़दायक नहीं है। लेकिन कहीं कहीं रेयर केस है, कई बार हम मिलते हैं, जाते हैं, तो ये पता चलता है कि कुछ त्रुटिवश, जैसे प्रिंट मिस्टेक हो गया, या फिर ऑनलाइन उन्होंने किसी चीज़ को भरा नहीं, या फिर उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, तो इस कारण नहीं हो पाया है। तो ये दिक्कत जब आती है तो उनसे बात होता है, तो हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जैसे वहाँ है या किसी के ज़रिए बुलवा देते हैं कि भाई इनके जो भी परेशानी है उसको दूर किया जाए और इनकी सहायता की जाए, और कोशिश रहता है कि कार्यकर्ता भी उनकी सहायता करें। अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा, जैसे कि प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब की अगुवा आप हैं, तो जो फॉर्म भर चुके थे उनको तो मिल रहा है, लेकिन जो फॉर्म नहीं डाल पाए थे, या फिर जो जिनकी नई शादी हुई या फिर कुछ कारण से नहीं भर पाए थे, तो क्या उनको एक और मौका मिलेगा? ना सर, बिल्कुल। सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी से ये ज़रूर हमने कहा है कि जो भी अगर नहीं भरे हैं तो एक बार ऑनलाइन और निकाला जाए उनका, और ये बातें हो चुकी है, तो उस पर विचार करके जैसा भी होगा वो करेंगे ज़रूर। कब तक के विचार विमर्श हो सकता है आपके हिसाब से? अभी दोबारा बात नहीं हुई है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले हमने बात किया था, तो उसमें कहा था हम लोग निकालेंगे इसके लिए रास्ता। जी। कांग्रेस के हार के पीछे का कारण क्या समझते हैं आप? क्योंकि जब 2018 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे दोनों पार्टी, तो कांग्रेस द्वारा बोला गया था कि बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ, वही दो सेम
2023 के चुनाव में भी बोला गया, लेकिन जनता विश्वास नहीं कर पाई। जनता इसलिए विश्वास नहीं कर पाई, सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि भूपेश बघेल जी ने जब भी कहा, जो भी वादा किया उसको पूरा नहीं किया, है ना। दूसरा नंबर में जैसे उन्होंने हमेशा कहा कि छत्तीसगढ़िया रीति रिवाज को हम लेके आए। मैं पहले भी प्रश्न करती थी कि भाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले छत्तीसगढ़ की परंपरा अच्छे से जानते हैं, किसी के बताने से नहीं जानेंगे। या भूपेश बघेल जी बोल देंगे कि नहीं ये मैं गेड़ी चढ़ रहा हूँ तो यही परंपरा है ना, भावरा खेल रहा हूँ तो यही परंपरा है, बाटी खेल रहा हूँ तो यही परंपरा है। तो ऐसा नहीं है। हरेली हमारे यहाँ पहले से हम बरसों से बनाते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा बनाते आ रहे हैं, है ना। इनके कहने से कोई हरेली नहीं है बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को सिर्फ ये भौरा बाटी यहीं तक सीमित रखे, अब बाकी जो करना था वो खुद ही किए, लेकिन जनता तक जो व्यवस्था पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची। जबकि उनको तो कायदे से उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था ना, कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, और विकसित अगर छत्तीसगढ़ को करना है तो उसके लिए जो योजनाएं हैं वो जल्दी से लागू हो। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो हमारे कार्यकाल में बना हुआ था उसका उद्घाटन किए वो, है ना। अपने कार्यकाल में तो कई चीज़ को बना ही नहीं वो। तो मेरा ये है कि भाई अगर आपको मुखिया चुना गया है तो आप जनता के लिए सोचो ना अपने लिए सोचो। तो यहाँ पर तो मुझे भी ये लगता है कि वो गोल गोल रानी वाला काम कर दिए और कुछ नहीं किया। जब हम देखते हैं कि 5 साल के बाद भी शराबबंदी नहीं किया गया, तो क्या क्योंकि इससे जो प्रभावित महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, ये भी एक गुस्सा का कारण निकला जो वोट के माध्यम से निकला? जी देखिए, शराबबंदी का वादा उन्होंने किया, वादा किए तो उसमें कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट करना था, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। घर पहुंच सेवा बना दी। महिला मोर्चा ने बहुत आंदोलन किए उनके, और महिला मोर्चा ने ये भी कहा कि पाप का घड़ा फोड़े हम लोगों ने, कि जितने वादे महिलाओं के लिए किए, चाहे स्व-सहायता समूह की बहनें हो, चाहे रेडी टू ईट की बहनें हो, चाहे आपका शराबबंदी की बातें हो, चाहे जो हमारी कमांडो महिलाएं थी उनको भी हटा दिया गया। तो ऐसे अनगिनत जैसे जो बीजेपी की सरकार ने शराबबंदी को लेके एक पहल की थी, उस पहल को उन्होंने ख़त्म किया और घोटाले पे घोटाले किए। आपको 2000 करोड़ का घोटाला तो मालूम ही है। इसके अलावा कई ऐसे जगह रहा है जहाँ पर उनके ही अधिकारी लंबित हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं रोष का कारण रहा है। और दूसरे नंबर में ये था कि सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ उस समय क्राइम बहुत बढ़ रहा था, और जिसके कारण भाई आपका जांजगीर का है, कोंडा गांव का है, फिर आपका एक रायपुर ग्रामीण का था, एक विषय था, ऐसे करके कई ऐसे था, जैसे जसपुर के बहुत सारे विषय थे। तो ये कहीं ना कहीं बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए मन में आया उनका, और उन्होंने महिलाएं नहीं ठाना है कि सबसे ज़्यादा वोट तो महिलाओं को पड़ा है, और इसलिए उन्होंने ठाना कि कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाना चाहिए। और इस बार फिर से स्व-सहायता समूह की बहनों को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, और वो कार्य कर रही हैं और करेंगी भी। जी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि कांग्रेस कार्यकाल के समय शोषण, अत्याचार, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में भी अगर देखें, चाहे भिलाई की बात करें, जसपुर की बात करें, कवर्धा की बात करें, रायपुर की बात करें, तो 4 साल के बच्चे के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, जो अपराधी है उसको तुरंत दंड दिया जाए, और सरकार ने पहल की है, और ऐसे लोगों को दंडित तुरंत करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार रहे। अगर हमारी बेटी है तो मेरी भी बेटी है, और दूसरे की भी बेटी है तो बेटी होती है, महिला महिला होती है। तो उसके लिए न्याय तुरंत मिलना चाहिए और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है और करेगी भी। जी, चूँकि आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, और जो सुरक्षा में जो चूक हो रही है उसको मजबूत करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप, क्या प्लान तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, अभी जैसे विजय शर्मा जी ने, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक पिंक थाना का निर्माण किया है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से,
और महिला सदन स्व सहायता समूह को एक स्थान देने के लिए कि आज भविष्य में हर जगह हम जब जाते थे ग्राम में तो ये कहा जाता था कि हमारे बैठने के लिए जगह नहीं है, तो वो भी एक सुरक्षा का कारण है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है और वो महिला जो सदन है वो उनका होगा, स्व सहायता समूह की बहनों का, ताकि वहाँ बैठ के अपने बच्चों को भी रख सके, बैठक भी कर सके, अपनी प्लानिंग भी कर सके और कार्य भी कर सके। तो मेरा ये मानना है कि विष्णुदेव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और गति है। और रही बात अपराधियों की, तो अपराधियों को सज़ा मिलेगी, ये तो तय है। एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि जितने भी थाना है यहाँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ एक महिला टेबल अलग से बनाया जाएगा ताकि जो महिलाएं वहाँ आ रही हैं उनको पुरुषों से बात करने की ज़रूरत मत पड़े, अपनी समस्याओं को एक महिला के सामने रखें ताकि अच्छा बेहतर बता सके। तो ये कितना बड़ा पहल मानते हैं आप? ये तो बहुत बड़ी पहल है। देखिए, अगर पुलिस थाने की बात करें, जैसे मैं भी हूँ आम नागरिक, है ना, तो हमें पुलिस स्टेशन जाना बहुत कष्टप्रद लगता है किसी भी के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और ख़ासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं जब ज़्यादा हो जाता है तभी जाती हैं, नहीं तो हमेशा अवॉइड करती है कि पुलिस स्टेशन हमें नहीं जाना है ना। और ये अच्छा एक बहुत बड़ा पहल है, क्योंकि इसमें ये होता है कि झिझक होता है कि पुरुष से कैसे बात करें। तो महिला अगर रहती है और महिला डेस्क अलग से लगता है तो उससे क्या है, झिझक कम होगा, अपनी बातें, अपनी जो परेशानियां हैं उसको खुल के बोल पाएंगी। तो वो एक बहुत अच्छा कदम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, क्योंकि उससे जैसे मैं भी हूँ तो मैं भी जाके अपनी बात रख सकती हूँ और अपनी बातों को कह सकती हूँ और उनसे सलाह मशवरा करके भी, कहने का मतलब ये है कि हाँ भाई ये ऐसा हुआ है तो इसमें क्या करना चाहिए, एक सपोर्टिंग सुझाव भी आप मांग सकते हैं ताकि हम उनसे बात करके कुछ अच्छे से वो कर सकें। पर बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी पुलिस स्टेशन में महिला बैठे वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि महिलाओं की भावनाओं के हिसाब से कार्य करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और बात निकल कर सामने आती है, जब बात करते हैं राजनीति में सक्रियता की, भागीदारी की, तो महिलाओं का अभी भी अनुपात में कम है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे महिलाओं को आप सक्रिय राजनीति में ला रहे हैं, उन्हें कैसे तैयार करें आने वाले समय के लिए। देखिए, मैं नहीं मानती कि अनुपात में कम है। आज के समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये संगठन में काम करते हुए महिलाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय है। आप कहीं भी जाके देखेंगे, बूथ लेवल पर हो या मंडल लेवल पर हो या जिला लेवल पे हो, आज संख्या महिलाओं की ज़्यादा होती है। अगर कोई कार्यक्रम भी होता है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है। तो मैं नहीं मानती कि महिलाएं कम हैं। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, अपने अधिकारों को जान रही हैं, समझ रही हैं और कार्य कर रही हैं और समर्पित रूप से काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो समय देने के लिए भी तैयार है, कार्य करने के लिए भी तैयार है और एक अच्छा अनुभव करती है, सुरक्षित महसूस करती है कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो ऐसे लोगों के जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया भारतीय जनता पार्टी के कार्य के लिए, तो वो कार्य आज परिणीत हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से। तो उसके लिए सब खुशी महसूस करते हैं और दिल से जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, डर भय से नहीं जुड़ते, दिल से जुड़ते हैं और अच्छा जुड़ते हैं। राजनीति में आना बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी महिलाओं के लिए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं और जानते होंगे कि सबसे बड़ी समस्या और रुकावट क्या हो सकती है एक महिला को राजनीति में आने के लिए। और जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने चरित्र संकट की, तो इससे कैसे नहीं पढ़ सकते महिला, अब क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये मानती हूँ कि आप सही होना तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। और रही बात, जैसे अपन बाहर निकलते हैं तो ये मालूम रहता है कोई भी कुछ भी बोल सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। राजनीति में तो दोनों तरफ से होता है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ बोला जाता है।
तो उसको अवॉइड करते हुए हम काम कर सकते हैं। अगर हम सही हैं तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। जी, जो मंत्रिमंडल अभी वर्तमान में है साया कैबिनेट में, तो आधे ज़्यादा नए चेहरे हैं और सिर्फ एक महिला है जो मंत्री हैं, तो इसी भागीदारी बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा कितना कारगर साबित होने वाला है आने वाले छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए? देखिए, महिला मंत्री की बात है तो संगठन ही तय करेगा कि मंत्री और बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, क्या करना है ना। लेकिन एक महिला को मंत्री बनाया गया है, विधायक जो हमारी है उनको, तो वो एक पहल है, सूरजपुर से है, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही है, विधायक बनी है, तो हमें तो खुशी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे 3 लोग विधायक बन के आए हैं, जिसमें भावना बोरा प्रदेश मंत्री रही है महिला मोर्चा की, और जिला अध्यक्ष रही है लक्ष्मी रजवाड़े जी, वो मंत्री बन गई है। विधायक शकुंतला पोर्ते जी, वो भी विधायक बनी है, वो भी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बलरामपुर की। आज कमलेश जांगड़े जी वो भी जिला अध्यक्ष रही है शक्ति की महिला मोर्चा की। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे विधायक और सांसद बने हैं, तो कहीं ना कहीं महिला मोर्चा का एक वर्चस्व रहा है, महिला मोर्चा ने हर कार्य को किया है। और एक खुशी होती है कि कार्यकाल में कम से कम प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व रहा है, उस समय महिला मोर्चा से लिया गया और महिला मोर्चा के विधायक सांसद बने हैं, तो ये गर्व की बात है। शहर में, ग्रामीण में और अंचलों में तीनों जगह अलग अलग स्थिति परिस्थिति बनती है। अगर बात करें बस्तर संभाग में, तो यहाँ ज़्यादा आदिवासी बहुलता क्षेत्र है, यहाँ की स्थिति ज़्यादा खराब है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो जाए चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो जाए। यहाँ काम करने की पद्धति क्या होने वाली है? काम करने की शैली क्या होने वाली है? देखिए, यहाँ भी नॉर्मली जैसा काम चलता है सब जगह वैसे ही काम चल रहा है। बस यहाँ ये है कि जैसा लगता ज़रूर है कि गांव का एरिया में अलग काम होता है, शहर के में अलग होता है ना। तो मैं नहीं मानती, जागरूकता सब जगह आ गई महिलाओं में आज की डेट में। आज की डेट में चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, इसमें जागरूकता आ गई है और महिलाएं जागरूक होकर काम कर रही है। और जो भी परिस्थिति रहे, परिस्थितियों से तो डट कर सामना करती है। वहाँ कहीं ये नहीं सोचती कि क्या होने वाला है, ये सोचती है कि जो काम मिला है उसको कैसे करना है। तो ये भावनाएं अब अलग हो गई हैं। और रही बात बस्तर क्षेत्र की, बस्तर क्षेत्र वाकई में सुदूर अंचल है और यहाँ पर बहुत सुकमा है, जैसे बीजापुर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उस समय बहुत विकास हुआ। 5 साल ज़रूर ठहर गया, लेकिन फिर से अब विकास होगा और बहुत अच्छी गति से वहाँ अच्छे भाई आपके कॉलेज है, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मूक बधिर बच्चों के लिए कोई अच्छा सा स्कूल हो, ये सब बड़े तरीके से खुल गए हैं। खेल भी वहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहिए, विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सुकमा में जाओगे, सड़कें पहले ख़राब रहती थी, आज अच्छा हो गया रोड। आपका बीजापुर अच्छा हो गया है, ज़िला बन गया है, विकसित हो रहा है धीरे धीरे करके, और एक अच्छा माहौल है अभी आज की डेट में। नक्सलाइट एरिया की बात है तो नक्सलाइट एरिया ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी ने हर जगह चौकी बनाया उन्होंने, है ना। वो जो हमारे सुरक्षा कर्मी वो तैनात रहे हर जगह, जिसके कारण उनको लास्ट में भागना भी पड़ा। लेकिन आज भी विजय शर्मा जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से नक्सली गतिविधियाँ कम हो और यहाँ से हटे उन लोग। जैसे उस समय हटने वाले थे, वैसे अभी आने वाले परिस्थिति में ऐसा आएगा, बनेगा कि यहाँ से नक्सली को भागना पड़ेगा। जी, वर्तमान में आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आने वाले समय में एक विधायक रूप में आपको देख सकते हैं? जी नहीं, मैं तो संगठन देखेगा कि संगठन जो दायित्व दे, मैं तो यही मानती हूँ।
वो सबको जानते हैं। संगठन मंत्री जी भी पूरा अच्छे से जानते हैं, और बाकी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बाकी सभी वरिष्ठ जन हैं, उनको सबको मालूम है कि किस कार्यकर्ता के लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि वो अच्छा करते हैं। आपका राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है आने वाले समय में? इच्छा शक्ति में कुछ नहीं है, बस ये है कि संगठन जो दायित्व देगा निभाएंगे, जो भी दे। मतलब ऐसे मन में कुछ नहीं रहता, जैसे आज के परिवेश के हिसाब से नहीं है। जैसे अभी क्या है, प्रबल रहता है इच्छा शक्ति कि नहीं हमको ये चाहिए, ऐसा रहता है ना कि हमको ये चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, हम उसी दिशा में काम करेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, शुरू से अनुशासन में रह के काम किए, तो भले लोगों को लगता होगा कि इच्छा शक्ति नहीं है या नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा है, इनको ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा रहते, हम उनकी जगह रहते तो हम ये करते, ऐसा बोलने वाले तो कई बात बोलते हैं ना। लेकिन हम लोग संगठन में हमेशा अनुशासन में रह के काम किए। हमको जो सिखाया गया है वो आज भी है हमारे साथ। धैर्य से काम करना, अनुशासित रहना कितना ज़रूरी है, कितना बात करना है उतना बात करना, और आप काम ज़्यादा करो। तो हमने काम करके दिखाया। लेकिन रही बात इच्छा शक्ति, कोई भी चाहेगा कि बढ़ना आगे, किसी की भी इच्छा शक्ति इतनी तो रहेगी कि भाई हमने जो काम किया है उसका परिणाम जो भी भविष्य में जो भी हो अच्छा हो। और ये भी चाहेंगे कि भाई बाकी सभी लोग जो वरिष्ठ जन हैं उनका आशीर्वाद बना रहे, वो भी चाहेंगे कि आगे बढ़ाए। तो एक अच्छा मौका है और भविष्य में कुछ अच्छा होगा, इतना मालूम है मुझे। शादी के बाद भी अपना पढ़ाई आप कंटिन्यू रखें, तो ये क्या मतलब ऐसा रहा कि आपको लगा कि मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए, और अब आपने LLB भी की, MA में आप? मैं सर जो है हमारे, वो पढ़ाई पर बहुत फोकस करते थे, उनकी इच्छा थी, है। जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए, तो MA हिस्ट्री में कर ली। फिर बोले कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, तो PGDCA कर लिए। और ये स्कूल है छोटा सा हमारा, तो यहाँ ऐसा लगा कि नहीं BEd करना चाहिए, तो BEd भी कर लिए। और मेरी इच्छा थी LLB करने की, तो फिर उसको LLB को की। तो कहीं ना कहीं मन में रहता है, लेकिन LLB करने के बाद सोची नहीं अब नहीं पढ़ना है। क्या हो गया, बोले मौका मिलेगा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी तो संगठन का काम करते करते भाई 49 ईयर हो गया है, तो वही संगठन ही का काम करते करते अभी चल रहा है, जब तक हो सके। उसके बाद में देखेंगे। पर ये तो लिखा गया ना, एडवोकेट शालिनी राजपूत, इतना तो लिखाएगा। तो उसमें जो खुशी है वो बहुत बड़ी है। अगर आप राजनीति में नहीं आ रहती तो कौन से फील्ड में क्या करती रहती? मैं राजनीति में नहीं आ रही थी ना, तो मुझे समाज सेवा पसंद था। मैं JSIS में भी जुड़ी हुई हूँ बहुत पहले से। तो हम लोग जब आए थे, शादी होके आने के बाद JSIS का कार्यक्रम अटेंड करना, उसमें कार्य करते थे। दूसरा हमारा था शिखर समाज सेवी संस्था, उसमें कार्य करते थे। वो भी समाज सेवी संस्था है, तो उसमें भी शिक्षकों के क्षेत्र में काम करना, ये सब हम लोग शुरू किए थे। और उसके बाद मैं अलग अलग पड़ाव में अलग अलग क्षेत्र में काम की, जैसे एकल विद्यालय में काम करना, वनवासी अंचलों में जाना, हरी कथा से जुड़ के उसमें काम करना। फिर उसके बाद एक समय आया कि किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य बनी, तो उसमें बच्चों के क्षेत्र में काम करना। उनके लिए बहुत विकट परिस्थिति रहती है जो हमारे क्षेत्र है, क्योंकि जिला लेवल की बात थी। आम बेड़ा है, कोयली बेड़ा है, अंदर अंदर इतनी अज्ञानता कह लो, और सीधे साधे भोले बादे आदिवासी हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन जो स्कूलें हैं, है ना, वहाँ ले जाके उनको पढ़ाना, फिर धर्म परिवर्तन कराना, ये सब बहुत हमने लगातार देखा। और बहुत सारे जगहों में नक्सली बना लड़कियाँ बन गई है या फिर लड़के हैं। तो और एक चीज़ और देखने को मिला था उस समय हम लोग को ज़्यादा, कि बच्चों को यहाँ से
पलायन करवाना, दूसरे जगह ले जाना काम करवाने के लिए। तो ये सब दिखा उस समय। और CWC की सदस्य भी रह चुकी हूँ, तो उसका भी अनुभव है। तो उसमें भी मैंने बच्चियों के साथ अपराध होते हुए देखा है, जो बहुत ना तकलीफ़दायक होता था। 11 साल की लड़की है या कॉलेज पढ़ रहे हैं या फिर महिलाएं हैं, है ना, तो उनके साथ जो भी कार्य है ना, तो वो सब ना दिक्कत देता था। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और बालगृह से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ के बच्चों को, क्योंकि बालगृह में ऐसे बच्चे आते हैं जो अनाथ होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, तो उनके क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला। तो उनकी पीड़ा देख के ना तकलीफ़ होता था कि उनके लिए कुछ कर लो। तो जो होता था अपन करते थे, ऐसा नहीं है। और बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के लिए कर रहे हो सेवा भाव से तो उसको बताना नहीं चाहिए। और सर का भी हमेशा ये विचार रहा है कि हम किसी के लिए कुछ करें तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, मन से करें किसी चीज़ को। तो ये भावना लेके हमने कार्य किया है और कभी किसी को बताया नहीं, धीरे धीरे चलते रहे। और आज ये है कि सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी के, 9 महीने तो बीत गए हैं और आने वाले समय में और कुछ अच्छा उपहार लेके आएगी सरकार महिलाओं के लिए और अच्छा होगा। अनगिनत जगह काम करने का अवसर मिला है। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में 1 महीना 4 दिन रहे हम लोग, 58 बहने गए थे, तो वहाँ भी जीत हासिल हुई थी, तो अच्छा लगा। फिर हरियाणा गए थे चुनाव में, वहाँ भी जिस क्षेत्र में हमने चुनाव प्रचार किया वहाँ जीते, वो भी अच्छा लगा। उड़ीसा गए थे, आपका बिहार में भी गए थे 2 दिवसीय प्रवास में, और अभी गए थे जम्मू। तो जो सीट में गए थे उस सीट में जीत हासिल हुई। तो अच्छा लगता है कि चलो हम जहाँ गए हमने प्रयास किया, भले 10 दिन प्रयास किए, 15 दिन प्रयास किए, 1 महीना प्रयास किए, लेकिन जब विजय मिलता है तो खुशी होती है कि कहीं कुछ अंश हमारा भी रहा है उसमें योगदान के रूप में, तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे खासतौर पर महिलाओं को? मैं बस इतना कहना चाहूँगी महिलाओं को कि आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको आप दृढ़ रखिए और जो भी कार्य है उसे शिद्दत से कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए, अनुशासित होकर कीजिए, धैर्यवान बन के कीजिए। और हमारा दोहरा परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी और देश के प्रति, तीनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हम सब मिलकर अच्छे से जिम्मेदारी निभाएं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे शालिनी राजपूत को। साथियों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।